हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार। हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार का अफवाह तंत्र, जो बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग बिहार दरोगा की, अगर बात करें हम लोग BPSC का जो 69 BPSC होने जा रही है, उसमें समझिए कि बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये नदी तंत्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और नदी तंत्र से पक्का और 100% एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी से संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे और उसी के बारे में बताएंगे। इधर उधर बिल्कुल नहीं, एकदम कम टू द पॉइंट, जहाँ से प्रश्न आते हैं वहीं पे बात करते हैं। तो ये देखिएगा, हमारा ये बिहार का मैप है। आप देखिए एक बार इसको, ये बिहार का मैप है। अगर आपके पास एटलस होगा तो ज़रूर देखिएगा। ये हमारा बिहार का मैप है। और ये देखिए, इसके बीचों बीच से जो ये रेखा दिख रहा है आपको, जो ये दिख रहा है आपको रेखा, ये कोई रेखा उखा है नहीं, ये है आपका नदी, जो गंगा नदी है। ये गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। ये गंगा जो नदी है ये दो भागों में बांटती है, एक हो जाएगा उत्तरी बिहार, दूसरी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। और बात करें तो देखिएगा, यहाँ से उत्तरी जो क्षेत्र हो जाएगा, ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाता है आपका नेपाल का एरिया। यानी कि बिहार के अगर उत्तर की बात कर दिया जाए तो उत्तर में कौन है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे बिहार से जुड़ती है जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल में ये सारी जो नदियाँ आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ आकर के गंगा में जो मिल जाती है, ये सारी नदियाँ कौन सी नदी है, ये हिमालयी नदी है। ये हिमालय नदी है, ठीक है। एक नदी ये हो गया। और दूसरी नदियों की बात कर दिया जाए जो दक्षिण से, यानी कि झारखंड से जो लगा हुआ है, ये जो पठारी और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र जो देख रहे हैं, यहाँ से चल करके नदियाँ पहुँचती हैं कहाँ पे, गंगा नदी की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। और ये हो जाती है पर्वतीय नदियाँ, ये हो जाता है पर्वतीय नदियाँ, या कह सकते हैं पठारीय नदियाँ भी बोल सकते हैं। और देखते हैं कि दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे जब बरसात का मौसम आएगा, जब मानसून अपनी हद को पार करेगा, यानी कि बारिश जो सबसे ज़्यादा जब होगी, तब इस नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर मानसून न हो, जैसे मान लीजिए कि बारिश का मौसम न हो, तो उस एवज में, उस समय में यहाँ पे देखिए यह नदियाँ अधिकतर सूखा हुआ रहेगा, या इसमें पानियों की मात्रा बहुत ही कम और नगण्य रहेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि ये जो क्षेत्र हो जाता है ये सूखा क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद बात कर दिया जाए कि अगर ये हिमालयी नदियां हैं तो यहाँ पे देखिए सालों भर पानी चलते रहता है। लेकिन अगर बरसात हो जाए तो उस पीरियड में उन नदियों को और बरसात की पानी को मिला दिया जाए तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो यही वजह है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बने रहने का, ठीक है। तो एक देखिएगा, ये जो आपको गंगा दिखाई दे रहा है, ये गंगा के उत्तरी जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तरी का जो मैदान देख रहे हैं, वो समझिए कि सालों भर यहाँ पे वर्षा, अगर मतलब जो ये जो नदियाँ हैं उससे पानी लबालब भरा हुआ रहता है। और यही वजह होता है कि थोड़ा सा अगर बारिश हो गया, ठीक है, तो स्थिति एकदम बाढ़ वाली हो जाती है और बाढ़ आ भी जाता है और बहुत भयानक रूप में बाढ़ आता है। उसके बाद बात करें दक्षिण बिहार की तो इसी तरह से देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नदी के बारे में। देखिए, हम लोग इसको देख लिए और बात करते हैं कि अगर बिहार के पूरब की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा पूरब में। और बात कर दिया जाए पश्चिम क्षेत्र में कौन सा होगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बात किया जाए कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है तो झारखंड हो जाएगा। और उत्तर की बात तो आप लोग देख लिए, वो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं गंगा को। देखिए, गंगा की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और वहाँ से दो नदियों का जो बहाव होता है, जो दो नदियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर उत्तराखंड की बात कर दिया जाए तो देखिए एक हो जाएगा भागीरथी और दूसरा का नाम है अलकनंदा, ठीक है। और ये दोनों मिलता है देवप्रयाग में। दोनों कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद से ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। अगर बात करें गंगा नदियों की लंबाई कितना है, तो अगर भारत में टोटल लंबाई की बात कर दिया जाए तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात कर दिया जाए कि सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, लगभग 1400 प्लस के राउंड में है। फिर अगर उसके बाद द्वितीय स्थान अगर पूछा जाए
कि गंगा की सर्वाधिक द्वितीय स्थान किसका लंबाइयों में, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हो जाएगा, लगभग 500 प्लस ही है, ठीक है। उसके बाद बात कर दिया तीसरा, यानी कि अगर बिहार की बात कर दिया जाए, बिहार की, तो देखिएगा यहाँ पे बिहार की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे 445 किलोमीटर में यह इसका विस्तार है, ठीक है, 445 किलोमीटर। पूछा जाता है कि गंगा नदियों के किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट बसे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर दिया है तो 12 यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 जिला है जहाँ से यह स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाता है। और एक चीज़ देखिएगा, ये जो नदी जो है, ये जो नदी है, ये चौसा से ही बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी पूछा जाता है कहाँ से प्रवेश करती है, तो चौसा से ही प्रवेश करती है और सीधे बिहार को 2 भागों में बांटते हुए जब ये वेस्ट बंगाल जाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है, तो देखिएगा यहाँ पे जाने के बाद इसी नदी का नाम बदल जाता है, जिसको हम पद्मा के नाम से देखते हैं, ठीक है। जब यही नदी आपको वेस्ट बांग्लादेश में अगर पहुँचता है तो इसी नदी का मेघना नाम हो जाता है। और ये देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये हुआ एक नदी का। अब चलिए हम लोग बारी बारी से जो नदियां हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये है घग्गर नदी। तो देखिए जो घग्गर नदी है, ये जो घग्गर नदी आपको दिख रहा है, पूछा जाता है कि बिहार में कितनी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर बनाती है, तो 3 नदियां हैं। वो हो जाएगा घग्गर हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा गंडक हो जाएगा, ये दोनों उत्तरी बिहार में, ठीक है। और दक्षिणी बिहार में एक नदियाँ है जिसका नाम है कर्मनासा, ठीक है। 3 नदियाँ ही हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा बनाती है, ठीक है। तो चलिए अगर बात कर दिया जाए तो एक हो जाएगा ये घाघरा हो जाएगा, एक गंडक हो जाएगा, देख रहे होंगे आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा बना रही है, और तीसरा हो जाएगा ये कर्मनासा नदी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा घग्गर जो नदी है इसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, सरयू के नाम से जानते हैं। इस अधिकतर इस नदियों को क्या बोला जाता है, जो सदा नीरा है, यानी कि सदा बहने वाली जो नदियाँ हैं उसके बारे में मतलब ये कहा जाता है। तो ये देखिए जो मतलब हम लोग बिहार में इसी सरयू को क्या कहते हैं, घाघरा बोलते हैं। इसी नदी को क्या बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं। तो देखिए बिहार में उत्तर प्रदेश में क्या बोला गया, सरयू बोला गया। उत्तर प्रदेश में सरयू बोला गया, और जब यही बिहार में ये नदियाँ प्रवेश करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घग्गर बोलते हैं, ठीक है, घग्गर बोलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार से बॉर्डर बनाती है वो कौन सा नदी है, अगर बात करें तो ये गंडक नदी हो जाती है, गंडक नदी। और सब कहाँ पे गिरती है, देखिएगा ये उत्तर से होकर के दक्षिण की तरफ आती है, और ये नदी मतलब सहायक नदी बन जाती है किसका, गंगा का। उसके बाद बात करें यहाँ पे उसके, अगर देखिएगा पूरब साइड में, तो ये बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। और बूढ़ी गंडक का ही सहायक नदी है बागमती नदी, और ये भी नदी आकर के गंगा में क्या करती है, मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी की, जो कोसी नदी से बार बार प्रश्न पूछा गया है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदियों में मतलब इतना भयानक मतलब हम लोग एक देखे हुए हैं कि मतलब बहुत डरावना मतलब ये क्षेत्र हो जाता है। कोसी नदियों की सहायक नदियों के बारे में देखा जाए तो हो जाएगा कमला नदी, ठीक है। और ये भी उत्तर से होकर के गंगा में क्या करती है, मिल जाती है, ठीक है। और दूसरा बात करें हम लोग महानंदा का, ये देखिए महानंदा, महानदी नहीं, महानदी तो उड़ीसा में बहने लगती है, ये महानंदा है। महानंदा की बात करें तो ये देखिएगा आपको वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से देखिएगा, ये भी थोड़ा सा मतलब यहाँ से निकल करके, और इसमें आपको बिल्कुल गंगा में आकर के क्या करती है, मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया, आपको हम लोगों ने पढ़ा, बारी बारी से हम आपको बता देते हैं। ये हुआ उत्तर बिहार की नदियाँ। पूछा जाता है उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, फिर उसके बाद पूछा जाता है कि दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं। तो उत्तर बिहार की कौन सी नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं जो आकर के गंगा में क्या करती है, सहायक बन जाती है, ठीक है। उसी तरह से दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे तो ये देखिए ये कर्मनाशा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या बनाती है, सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और इसी नदी को क्या अशुभ नदी के नाम से जानते हैं, मतलब अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिएगा यहीं पे ये सोन है, सोन नदियों का अगर बात किया जाए तो यहीं देखिए अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद देखते हैं उसके ही जैसे जस्ट हम देखेंगे तो पुनपुन नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फल्गु नदी हो जाता है, और फल्गु नदी के बाद देखिए क्यूल नदी आ जाता है, क्यूल देखिए क्यूल भी नदी आ जाता है। उसके बाद अजय नदी आता है। ये सब जो नदियाँ हैं ये पर्वतीय नदियाँ हैं, ये पठारीय नदियाँ हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो नदियाँ जब बारिश के समय में बहुत ही ज़्यादा बारिश की पानी लेकर के जब चलती है तब जाकर के यहाँ पे स्थिति थोड़ा ठीक रहता है।
ठीक। और ये सारी जो नदियाँ आप देख रहे हैं ये गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, सहायक बन जाती है, यानी कि आप दक्षिण से उत्तर की ओर ये चलती है। और यहाँ पे जो उत्तरी बिहार की मतलब जो क्षेत्र की हम नदियाँ देख रहे हैं ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें। देखिए एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक रहेगा। अगर बात करें हम लोग गंडक नदी की तो देखिएगा ये जो गंडक नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो गंडक नदी हो जाएगा नेपाल के मतलब नेपाल का जो क्षेत्र है, अब इसको लिख लीजिए, ये हो जाता है मान गमोट और कुतांग, मान गमोट और कुतांग से हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से ये नदी क्या करती है, निकलती है। ठीक है, गंडक के बारे में कहा जाता है कि यह उत्तर प्रदेश, ये जो गंडक नदी है यह यूपी और बिहार का क्या बनाती है, बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, देखिए इस नदी को हम लोग यहाँ इस नदी को देखिए पूरे वर्ष जल रहने की वजह से इस नदी को सदा नीरा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, सदा नीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सदा नीरा के भी नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाता है यह जो है लगभग 425 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। लेकिन अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। ठीक है, और गंडक की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए गंडक नदी को सप्तकोशिकी या सप्त गंडकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सप्तकोशिकी या सप्त गंडकी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये गंडक जो नदी है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ तक ये किया। और एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर नेपाल की बात करें तो इसी नदी को सालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेपाल का जो तराई क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाएंगे तो इसी गंडक को सालिग्रामी के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, सालिग्रामी के नाम से भी क्या करते हैं, ये लोग जानते हैं, सालिग्रामी के नाम से। ठीक है, और ये देखिएगा ये जो पहलेजा के समीप अगर बात करें तो पहलेजा के समीप क्या करता है, ये गंगा में प्रवेश कर जाता है। पहलेजा के समीप ये गंगा में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल का मानगमोट और कुतांग जो है वहाँ से ये नदी निकलती है। और इस नदी की बात किया जाए जो बहुत ही BBI है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर या बात करें सीमा बनाती है। अगर इसको बात किया तो इस नदी को सदा नीरा नदी के नाम से जानते हैं। और देखिएगा ये पूरी जो लंबाई की बात कर दिया है गंडक की तो 425 किलोमीटर में है, 425 किलोमीटर में। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितना है, तो 260 किलोमीटर है। इस नदी को कहा जाता है किस क्षेत्र में, यानी कि नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, जो मधेसियाई क्षेत्र की बात किया जाए, जो आपको पश्चिमी चंपारण से होकर के सीधे आपको किशनगंज तक जाती है, एक पट्टी के रूप में जाती है, उस क्षेत्र में इस नदी को सालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। और बात किया जाए कि भाई ये नदी कहाँ पे जाकर के संगम करती है गंगा में, तो उसका नाम है पहलेजा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहलेजा हो जाएगा। ठीक है, पहलेजा हो जाएगा। चलिए ये गंडक हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बूढ़ी गंडक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सारे नदियों को पढ़ लिए हैं, उसके बाद देखते हैं बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक। ठीक है, एक गंडक हो जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। देखिए कहा जाता है कि ये उत्तरी बिहार की ऐसी नदियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा जल लेकर के आती है, सबसे ज़्यादा जल लेकर के आती है। ठीक है, सर्वाधिक जल की मात्रा इसमें होता है, सर्वाधिक जल की। ठीक है, सर्वाधिक जल की अगर बात किया जाए, सर्वाधिक जल की, तो सर्वाधिक जल की यही लेकर के आता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी बताते हैं, यह जो नदी है सोमेश्वर की पहाड़ी अगर बात किया जाए तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है और वहीं से ये नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, ये सोमेश्वर श्रेणी से आप कह सकते हैं, सोमेश्वर की श्रेणी से इस नदियों का उद्गम है। और सोमेश्वर की श्रेणी है कहाँ पे भाई, तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में अगर बात करें सोमेश्वर का श्रेणी किसका भाग है, तो शिवालिक का भाग है, जो सबसे नवीनतम क्या है, पर्वत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर दिया जाए, यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए बूढ़ी गंडक की, तो देखिएगा ये जो प्रमुख जो यहाँ पे पूछा जा सकता है बूढ़ी गंडक पे कौन से प्रमुख शहर है, तो देखिएगा प्रमुख शहरों में अगर बात कर दिया जाए प्रमुख शहर में तो क्या हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। खगड़िया जो बिहार का प्रमुख नगर है इस नदी किनारे, खगड़िया हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा दरभंगा मुजफ्फरपुर में ये नदियाँ बहती है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में क्या कहती है, मुजफ्फरपुर में
यह नदी क्या करती है, बहती है, मुजफ्फरपुर में बहती है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में बहती है। उसके बाद देखिएगा, कहता है कि गंगा की सबसे सहायक जो नदियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई इसी का है। अगर उत्तरी बिहार की बात कर दी जाए तो उत्तरी बिहार में सर्वाधिक लंबाई कौन सी सहायक नदी है गंगा की जो सबसे ज़्यादा लंबा है? तो सर्वाधिक लंबाई की अगर बात कर दें, सबसे लंबी सहायक कौन सी नदी है सहायक, तो ये हो जाएगा आपको बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देखा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं, ये बूढ़ी गंडक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसी में थोड़ा सा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और भी नदी है जिस नदी को हम लोग समझिए कि कोसी, जो इसको पढ़ना है, जो बहुत ही भी है, कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, कोसी नदी के बारे में, ठीक है। और देखिएगा यह नेपाल के सप्तकोशिकी से मिलती है, सप्तकोशिकी, ठीक है। यह नेपाल की अगर बात करें नेपाल के, तो क्या है, सप्तकोशिकी से निकलती है, सप्तकोशिकी। और एक चीज़ देखिए, इसका प्राचीन अगर नाम पूछ देता है कि भाई कोसी का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कौशिकी नाम हो जाएगा। अगर प्राचीन नाम देखा जाए तो यहाँ पे कौशिकी हो जाएगा, कौशिकी हो जाएगा, प्राचीन नाम कौशिकी, ठीक है, प्राचीन नाम कौशिकी हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह नदी मतलब समझिए कि गंगा में मिलने से पहले, जैसे देखिए ये जो नदी है यहाँ पे गंगा में मिलने से पहले क्या बनाती है, ये स्वयं का एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे, तो यह नदी स्वयं क्या बनाती है, स्वयं डेल्टा बनाती है, पूछा जा सकता है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये स्वयं क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। देखिए कोसी नदी की कहानी भी अलग अलग है। कोसी नदी बड़ी भयानक के रूप में उस क्षेत्र में आता है जहाँ पे ये लोग समझिए कि बड़ी मुश्किल से वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये जो कटिहार की जो कुर्सेला है, कटिहार के जो कुर्सेला है, कुर्सेला वहाँ पे जा कर के क्या होती है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, वहाँ पे जा कर के यह गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन की बात किया जाए, प्राचीन अगर बात किया जाए कि इसका मतलब नाम क्या था, कौशिकी नाम था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह स्वयं का डेल्टा बनाती है, और यही वजह होता है कि ये अपने मार्गों में इतना ज़्यादा बदलाव करती है जिसके वजह से क्या करते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिएगा कि बिहार का जो क्षेत्र है कटिहार, उस जगह पे कुर्सेला जगह है, और वहीं पे आकर के गंगा में क्या करती है, मिल जाती है, वहीं पे आकर के क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि ये कोसी नदी को पढ़ा, ठीक है, कोसी नदी को पढ़ा हम लोगों ने। और एक चीज़ और भी यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा बहुत सारे जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये सारे क्षेत्रों में इस नदियों का ज़्यादा ही बहाव है, ठीक है। इस नदियों का जहाँ सब प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हमने बताया। यह सबसे अगर पहले बात कर दिया है तो निकलती कहाँ से है वो देख लिया, कहाँ पे इसका संगम होता है वो देख लिया, इस नदी की विशेषताओं में पूछेगा तो डेल्टा हो जाएगा। और देखिए बिहार के शोक के नाम से, देखिए इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, हम वही करा रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कमला नदी हम लोग कर लेते हैं, कमला नदी हम लोग कर लेते हैं। कमला नदी क्या कहता है, कहता है यह हिमालय के महाभारत श्रेणी से, अच्छा नदी नहीं दिख रहा है, कमला नदी, ठीक है, कमला नदी ये कहा जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ये देखिएगा महाभारत श्रेणी से ये क्या करता है, निकलता है, महाभारत श्रेणी से निकलता है, ठीक है। ये जो नदी है यानी कि कमला नदी है, हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलता है, ठीक है। ये महाभारत के हिमालय, बाप रे बहुत गर्मी है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। इसका उद्गम है, ये वाला उद्गम की बात कर दी जाए तो उद्गम हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा कमला नदी की बात की है, ये देखिए जयनगर के समीप में यह जो नदी है, जयनगर के समीप में क्या करती है, जयनगर के समीप में क्या करती है, जयनगर के समीप में क्या करेगी यह नदी, यह बिहार में प्रवेश कर जाती है, क्या कर जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये देखिएगा ये दरभंगा प्रमंडल से होते हुए कोसी में, यह दरभंगा प्रमंडल से होते हुए कोसी से मिल जाती है। यह दरभंगा, यह देखिए दरभंगा
दरभंगा प्रमंडल से होते हुए कोसी की सहायक नदी बन जाती है, कोसी की सहायक नदी। ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ इस नदी का सबसे विशेषता मिथिला में बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात करें मिथिलांचल में, मिथिला में, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी के नाम से है। और इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सोनी, बलान और ढोरी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोनी, बलान और ढोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कमला नदी है। अगर कमला नदी की बात किया जाए तो महाभारत श्रेणी से निकलता है, ये उद्गम है, ये और हिमालय के क्षेत्र में नेपाल के साइड है। और ये जयनगर से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। और दरभंगा का ये क्षेत्र हो जाता है, अगर देखा जाए तो इस कोसी में जाकर के क्या हो जाता है? ये विलीन हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट ही करा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा हम लोगों ने अभी पढ़ा था सरयू नदी के बारे में पढ़ा था। तो सरयू नदी का बौद्ध ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि उसमें अगर आप समझिए कि नहाते वाते हैं या पिंडदान भी अगर लोग करता है, बहुत सारा चीज़ें जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से, वैराग्य से इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से देखने को मिलता है? वैराग्य से इसका संबंध आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए सिवान के इस बौद्ध ग्रंथों में पवित्र नदी के नाम से इसको जाना जाता है, पवित्र नदी के नाम से। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। उसके बाद है एक और नदी है जिसका नाम है बागमती। थोड़ा सा अच्छा से लिखे, बागमती नदी, ताकि स्टूडेंट को दिख नहीं रहा है। बागमती नदी, ठीक है, बागमती नदी हो जाएगा। और ये देखिएगा बागमती नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? महाभारत श्रेणी से होता है। ठीक है, इसका भी उद्गम कहाँ होता है? उद्गम की बात कर दिया जाए, उद्गम की अगर बात कर दिया जाए तो ये कहाँ से हो जाएगा? महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से हो जाएगा। किसका? बागमती नदी का, बागमती नदी का। ठीक है, और ये देखिएगा ये अपना प्रवाह पथ बदलने के साथ साथ भयंकर क्या करती है? बाढ़ भी लाती है। इसी नदियों से भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, बहुत ज़्यादा क्या आता है? बाढ़ आता है। और ये देखिएगा कहता है कि बागमती नदी कमला नदी के मिलने के पश्चात कोसी नदी में क्या करती है? कोसी नदी में मिल जाती है। अगर बात करें तो ये कोसी नदी की क्या हो जाती है? ये सहायक नदी हो जाती है, ये सहायक हो जाती है। ठीक है, कोसी नदी की। गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही है आज। ठीक है, ये कोसी नदी की सहायक हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहता है कि मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, मधुबनी और दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, आपको लिख देते हैं। ये देखिए मधुबनी और दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या करती है? नदी तहस नहस कर देती है, बाढ़ लाती है। और यही वजह होता है, देखिएगा कि जब ये नदी यहाँ पे प्रवेश करती है तो समझिए कि दूर दूर तक मछलियाँ इधर से उधर चली जाती है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन बिहार में कौन करता है? मधुबनी और दरभंगा करता है। और यही वजह होता है कि जल जनित जो यहाँ पे जो फसल है उस पे ज़्यादा ही काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हमेशा पानी लगा ही रहेगा। अभी बरसात का जो मौसम है देखिएगा तो, और यही वजह है कि मखाना का एरिया ये सब माना जाता है। सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ मिलता है? दरभंगा में मिलता है सबसे ज़्यादा मखाना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा महानंदा नदी। वो है हमारा महानंदा नदी, महानंदा नदी। अगर महानंदा नदी की बात कर दिया जाए तो बिहार की सबसे मतलब पूर्वी में, जैसे पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब होते हुए आपको सीधे गंगा में प्रवेश करेगी। ठीक है, महानंदा नदी हो जाएगा। और इसके बारे में अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा ये भी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से यह भी नदी क्या करती है? महाभारत श्रेणी से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। और एक चीज़ बता दें, यह हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया कटिहार में बहते हुए ये क्या करेगी? पूर्णिया और कटिहार में बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है? ये आकर के गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे आकर के मिल जाएगी? ये पूर्णिया और कटिहार होते हुए, पूर्णिया और कटिहार होते हुए कहाँ पे मिलेगी? यह गंगा में आकर के मिल जाती है। ये भी सहायक नदियों है, किसका? गंगा का। तो हम लोगों ने अधिकतर जो हम लोगों ने किया, ये उत्तर बिहार की मतलब जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दक्षिण बिहार में जो नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण बिहार की नदियाँ,
तो चलिए देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। ये देखिए दक्षिण, ये हो जाएगा आपको दक्षिण बिहार की नदियाँ। और एक चीज़ देखते हैं, ये नदियाँ जो हैं ये पहाड़ी है, ये पर्वतीय क्षेत्र से ही आती है, जिसके वजह से ये मानसून के समय में, अगर मानसून की बात किया जाए तो मानसून के समय में ही इसमें मतलब जल का जो भराव है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नदियों में उफान आने लगती है। बाकी किसी भी अगर टाइम में जाते हैं तो ये नदियाँ सूखी हुई नज़र आएगी और इसमें पानियों की मात्रा बहुत ही कम दिखेगा। लेकिन जैसे उत्तर बिहार में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अभी के समय में अगर आप जाएंगे, जैसे बारिश का मौसम है, तो वहाँ पे कब नदियों में बाढ़ आ जाए कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई इसका गारंटी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग सोन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी, और सोन नदी देखिएगा, सोन नदी का उद्गम कहाँ है, जो बार बार पूछा जाता है। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, ये अमरकंटक से सोन नदी क्या करती है, इसका उद्गम है। ठीक है, सोन नदी का सोन नदी का क्या है, उद्गम है। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो देखिएगा ये झारखंड जिले के मतलब समझिए कि यह रोहतास से प्रवेश कर जाती है। यह रोहतास से क्या करती है, रोहतास से प्रवेश कर जाती है। यानी कि यह जो सीधे आपको देखिएगा अमरकंटक छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए जब झारखंड आएगी तो झारखंड से प्रवेश का जो क्षेत्र है ये रोहतास से ही इसमें प्रवेश करेगी बिहार में। यह नदी क्या करेगी, रोहतास से ही प्रवेश करेगी बिहार में। ठीक है, रोहतास से करेगी। और उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे जो सोन नदियों की बात है, ये सोन नदियों की बात है। यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक पेज ले लिया जाए। सोन नदियों की बात की अगर यहाँ पे किया जाए तो देखिएगा ये दानापुर जो दिघवारा है, ये जो दानापुर का जो दिघवारा के क्षेत्र है, दिघवारा का यहीं पे आकर के क्या करती है, यहीं पे आकर के ये समझिए कि गंगा में मिल जाती है। यहीं पे आकर के ये गंगा में मिल जाती है यहीं पे आकर के। ठीक है, यानी कि दानापुर का क्षेत्र जो दिघवारा देख रहे हैं यहीं पे ये क्या करेगी, गंगा में आकर के संगम हो जाएगी। इसका मेल मिलाप यहीं पे हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और भी इसमें देख लेते हैं और देखते हैं इसकी मतलब बिहार में इसकी जो लंबाई है यह 202 किलोमीटर है। 202 किलोमीटर है। लेकिन अगर कुल लंबाई की बात कर दिया जाए तो अगर बिहार की बात कर दिया जाए यहाँ पे तो 202 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसकी टोटल लंबाई की अगर बात कर दे सोन नदियों का तो 780 किलोमीटर हो जाएगा। 780 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये है सोन नदी। और देखिए सोन नदी के बारे में पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक, और यहाँ संगम कहाँ पे करता है तो दानापुर का दिघवारा का क्षेत्र जो है यहाँ पे संगम होता है। बस इतना ही, इसका दो ही इम्पॉर्टेंट मतलब समझिए कि फैक्ट है। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट नदी है हमारा, नेक्स्ट नदी है वो है फल्गु नदी। ये क्या हो जाएगा, फल्गु नदी हो जाएगा। फल्गु नदी, अब फल्गु नदी निकलती कहाँ से है भाई, फल्गु नदी कहाँ से निकलती है तो देखिएगा ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से ये क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम लोग फल्गु नदी के बारे में पढ़ रहे थे तो छोटा नागपुर के पठार से निकली। और देखिएगा एक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे पूर्वजों के बारे में कहा गया है कि जो लोग इसमें स्नान करते हैं उनके पूर्वजों को सुकून शांति मतलब मिलती है, मतलब आध्यात्मिक कुछ या धार्मिक कुछ किंवदंतियाँ हैं या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, जो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्मनाशा को कर लेते हैं। कर्मनाशा नदी कर्मनाशा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कर्मनाशा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है और इस नदी को अपवित्र नदी या अशुभ नदी के नाम से जानते हैं। अपवित्र नदी या अशुभ नदी के नाम से जानते हैं, अपवित्र नदी। ठीक है, और इसका बात करें तो विंध्याचल के पठारी भाग से निकलती है। ये विंध्याचल के पठारी भाग से क्या करती है, पठारी भाग से ये निकलती है विंध्याचल के। ठीक है, और उसके बाद देखिए चौसा के समीप में ये गंगा में प्रवेश करती है। ये चौसा के समीप क्या कर देगी, यह चौसा के समीप
यह चौसा के समीप गंगा में क्या करती है, गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में मिल जाती है, संगम करती है। इसको हम एक चार्ट के द्वारा भी आपको बता देंगे, क्योंकि चार्ट भी हम रखे हुए। और एक चीज़ देखिएगा, हमने कहा था इस नदी को अपवित्र नदी या अशुभ नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए कर्मनाशा नदी हम लोग देखिए कर्मनाशा नदी जो है विंध्याचल के पठारी क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद अगर बात किया जाए किस नदी को अशुभ नदी और अपवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। और उसके बाद बात करें कि यह चौसा के करीब में ही यह गंगा में क्या करती है, संगम हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो नदी है वो हो जाएगा, वो आपको अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा वो हो जाएगा, देखिएगा दक्षिण बिहार में आप देखिएगा अजय भी होगा, किऊल भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी नदियाँ हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक हो जाता है अजय नदी, ओके, ये अजय नदी हो जाएगा। ठीक है, हम सारी नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा देखते रहिए। अजय नदी हो जाएगा। तो अजय नदी के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा यह जमुई से निकलता है। ठीक है, यह जमुई से निकलता है, यह जो अजय नदी है ये जमुई से आपको निकलेगा अजय नदी। ठीक है, और ये जो है मतलब समझ कि बटपाड़ के जो क्षेत्र है, बटपाड़ का जो क्षेत्र है वहीं से यह नदी क्या करती है, निकलती है अजय नदी। अजय नदी का जो उद्गम है आपको जमुई से हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कहा जाता है कि ये पश्चिम बंगाल में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और गंगा में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और ये गंगा में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ठीक है, और देखिएगा अजय नदी ये बटपाड़ का क्षेत्र है जम्मू में, वहाँ से ये निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये है अजय नदी। उसके बाद थोड़ा सा और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक और नदी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो बीबीसी में समझिए कि प्रश्न पूछा गया था, वो है आपका पुनपुन नदी। ठीक है, ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका पुनपुन नदी, ये हो जाता है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी से भी थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए। कहता है कि ये छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के, देखिए यह छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र से क्या करता है, पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम है। याद रखिए पुनपुन नदी पठारी यानी छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र से क्या करती है, ये निकलती है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिएगा, यह गया और पटना जिले में प्रवाहित होती है। यह गया और पटना जिले में, कह सकते हैं पटना ज़िले में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। पटना ज़िले में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ये प्रवाहित होती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फतुहा, यानी पटना में जो फतुहा है वहीं पे ये जाकर के संगम होती है। फतुहा में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। यह फतुहा में जाकर के मिल जाती है, किससे, फतुहा में मिल जाती है, किससे, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। फतुहा में क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। कहा जाता है यह नदी अत्यंत पवित्र समझी जाती है, यह नदी अत्यंत पवित्र समझी जाती है। अगर यहाँ पे पिंडदान करते हैं, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहीं पे देखिएगा जब फतुहा आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, यानी कि शमशान घाट की तरह वहाँ पे बना दिया गया। अधिकतर लोगों को वहीं पे मतलब श्रद्धा, ये जो कार्यक्रम है किया जाता है, जलाया वलाया जाता है। ते हो जाएगा आपका मतलब पुनपुन नदी हो जाएगा। और एक नदी है किऊल नदी, जो हजारीबाग से, मतलब हजारीबाग से इसका उद्गम माना जाता है, हजारीबाग से। ठीक है, खमरडिया से निकलती है, हजारीबाग के खमरडिया से निकलती है। तो इस तरह से अगर नदियों की बात किया जाए तो इतना नदी जो हमने आपको कराया बहुत इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा और नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो देखिए हमने चार्ट खुद बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए बिहार से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ, ये चार्ट के माध्यम से भी आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। अब ये देखिए क्या कहता है, गंगा नदी ये उत्तराखंड में क्या करती है, गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है, इसका संगम मुहाना कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अगर बात करें बिहार में तो बिहार में इस नदियों की लंबाई कितना, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। ठीक है,
और ये देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं घग्गर नदी का। दूसरा घग्गर नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? नापा और नेपाल से निकलती है। नापा नेपाल से निकलती है। और देखिए गंगा में छपरा के समीप ये क्या करती है? गंगा में मिल जाती है छपरा के समीप। अगर बात करें बिहार में इसकी लंबाई कितना है तो 83 किलोमीटर है, मात्र 83 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग गंडक नदी की बात करें, यहाँ गंडक नदी की, तो हमने पढ़ाया था मानगमोट और कुतांग नदी जो नेपाल और तिब्बत से होकर निकलती है। ठीक है, मानगमोट और कुतांग जो है ये तिब्बत और नेपाल का क्षेत्र है, इससे ये नदी मतलब निकलती है। और ये देखिए ये पहलेजा घाट के निकट गंगा में क्या करती है? ये मिल जाती। पहलेजा घाट के निकट क्या होती है? गंगा में ये संगम हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और इसकी नदियों की अगर लंबाई की बात किया जाए तो ये 260 किलोमीटर है। अगर लंबाई की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। ठीक है, इसकी किसकी? तो गंडक की। गंडक की नदियों की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। और मैंने कहा था गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है? तो देखिए 445 किलोमीटर। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, जैसे पूछा जाता है कि गंगा नदी किस जिला में सबसे ज़्यादा क्या करती है? उसका मतलब लंबाई है बहाव का, वो हो जाएगा का 99 किलोमीटर, पटना हो जाएगा। अगर दूसरा स्थान की बात कर दिया जाए तो हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग गंडक नदी की। और देखिए बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक है, ये सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है। और सोमेश्वर श्रेणी है कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और ये देखिए गंगा मुंगेर के उत्तर का क्षेत्र है, उसी में जाकर के क्या करती है? ये संगम हो जाती है। कौन सा नदी? तो ये देखिए बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी चंपारण से होकर के क्या करती है? इसका उद्गम करती है। और ये देखिएगा ये मुंगेर के उत्तर में जाकर के क्या करती है? ये संगम करती है। इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है बिहार में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बागमती नदी की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा ये बागमती नदी हो जाएगा। और बागमती नदी देखिए, बागमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? नेपाल का क्षेत्र है, महाभारत श्रेणी से। याद रहना चाहिए, नेपाल महाभारत श्रेणी से। ठीक है, महाभारत श्रेणी से। और ये कोशी नदी की सहायक नदी है, ये कोशी नदी की सहायक नदी है। और ये सहायक बन जाती है, फिर उसके बाद इसके नदियों का प्रवाह जो है, जल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है। ठीक है, कोसी नदी में ये क्या करती है? मिल जाती है। और इसमें इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। बात करें कमला नदी की, तो ये भी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। देखिए ये काढ़ा गोला के समीप गंगा में नदी में क्या करती है? ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर बात कर दी जाए तो 120 किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोसी नदी का। देखिए कोसी नदी जो है सप्तकोश की, ये भी नेपाल से निकलती है। सप्तकोश की नेपाल से निकलती है। ये जो चार्ट है आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कोसी नदी है सप्तकोश की, नेपाल से निकलती है। और गंगा नदी जो है कुर्सेला, जो गंगा नदी में कुर्सेला एक जगह है, वहीं पे गंगा नदी में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। अगला हम लोग बात करते हैं महानंदा नदी की। महानंदा नदी है जो आप देखिएगा, हम आपको मैप में दिखाए थे, ये आपको बिल्कुल पश्चिम बंगाल और बिहार का जो एक बॉर्डर जैसे आपको दिखता होगा बनाते हुए, तो ये हो जाएगा आपका महानंदा। ये महाभारत श्रेणी, ये भी नेपाल से निकलती है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? नेपाल में, नेपाल से ही निकलती है। और ये देखिए ये कटिहार के समीप गंगा में प्रवेश कर जाती है, कटिहार के समीप गंगा में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई बात करें तो 376 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मनाशा नदी, जिसको आप पवित्र और शुभ नदी के नाम से भी जानते हैं। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है और गंगा नदी में चौसा के समीप में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, चौसा के समीप में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई। उसके बाद देखिएगा सो नदी जो बहुत ही बीबी आई है। सो नदी क्या है? अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक से। ठीक है, और ये गंगा में पटना के दिघवारा के समीप क्या करता है? संगम करता है, दिघवारा के समीप। और इसकी लंबाई बिहार में 202 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर है। और बात करें अजय नदी का, तो बटपाड़ का क्षेत्र है जमुई, वहाँ से निकलती है और गंगा में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और उसके बाद करें पुनपुन नदियों की बात करें, पुनपुन नदियों की बात करें, देखिएगा पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से है, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से। लेकिन ये संगम कहाँ करती है? तो पटना के फतुहा में ये संगम करती है। गंगा नदी क्या है? पटना के फतुहा में ये संगम करती है। इसकी लंबाई की बात करिए 235 किलोमीटर हो जाएगा, 235 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए फल्गु जो नदी है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद देखिए गंगा में कहाँ पे? सूरजगड्ढा के पास ये क्या करती है? संगम कर जाती है। ठीक है, संगम कर जाती है। तो ये हुआ जो प्रमुख नदियां हैं जो बिहार से होकर के बहती हैं। चलिए थोड़ा सा और भी कुछ देख लेते हैं।
देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है कि गंगा नदियों के किनारे 12 डिस्ट्रिक्ट है और 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ही गंगा नदी क्या करती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो यहाँ देखिए नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर की बात करता है, तो पूछा जा सकता है कि पटना की नदियों के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। पूछा गया था इसके बारे में, यानी कि छपरा किस नदी के किनारे बसा है, छपरा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो छपरा की बात कर दिया जाए तो सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के राज्य छपरा। तो ये देख लिए भागलपुर किस नदी के किनारे है, भागलपुर, तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। और बात किया जाए बक्सर का, तो बक्सर क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। अब देखिए गंगा नदी के किनारे पटना, भागलपुर, बक्सर, पटना, भागलपुर और बक्सर भी है। अगर बात किया जाए तो 12 डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा नदियों के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए छपरा की बात कर दिया जाए तो छपरा की नदियों के मतलब तट पे बसा है, तो सरयू नदी हो जाएगा, सरयू नदी पे। और हाजीपुर की अगर बात कर दिया जाए, हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंडक नदी हो जाएगा। हाजीपुर किस नदी के किनारे, तो गंडक नदी के किनारे, ये देख लीजिए। उसके बाद सुल्तानगंज की बात कर दिया जाए, सुल्तानगंज की बात कर दिया तो ये गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्णिया की अगर बात कर दिया, पूर्णिया किस नदी किनारे बसा है, तो कोसी नदी हो जाएगा। पूर्णिया किस नदी किनारे बसा है, तो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करें हम लोग खगड़िया की, तो खगड़िया देखिए, खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे है। खगड़िया कहाँ, बूढ़ी गंडक के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे है। उसी तरीके से हम लोग मुंगेर की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि मुंगेर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, गंगा नदी। फिर उसके बाद मोकामा की अगर बात कर दी जाए, मोकामा, तो मोकामा किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। फिर उसके बाद देखिए गया, अगर गया की बात करें तो गया किस नदी किनारे है, तो फल्गु नदी हो जाएगा, फल्गु नदी हो जाएगा। और बात करें मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है, तो मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे होगा, मुजफ्फरपुर क्या हो जाएगा, गंडक नदी के किनारे। और सोनपुर की बात कर दिया जाए, सोनपुर का तो भी गंडक नदी के किनारे हो जाएगा। और बात कर दिया बेगूसराय, तो बेगूसराय कौन सा है, गंगा नदी के किनारे। और बात कर दिया जाए लखीसराय किस नदी के किनारे है, तो ये क्यूल नदी के किनारे, लखीसराय कहाँ, क्यूल नदी के किनारे। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। देखिए कहता है कि बिहार की नदियों पर निर्मित पुल बताइए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कि महात्मा गांधी सेतु जो हम लोग पटना को पार करके हाजीपुर जाते हैं, ठीक है, वो किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे। ये पटना में स्थान कहाँ पे, पटना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये गंगा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और मार्ग की बात कर दिया है तो सड़क मार्ग, अभी रेल मार्ग ये नहीं बना हुआ है, ठीक है। बात कर दिया राजेंद्र पुल कहाँ पे है, तो राजेंद्र पुल गंगा पे ही बसा हुआ है पुल है। ये मोकामा का मतलब क्षेत्र हो जाएगा, मोकामा क्षेत्र में है। फिर उसी तरह बात किया जाए विक्रमशिला सेतु, विक्रमशिला सेतु कहाँ बनाया गया, तो भागलपुर में है। और भागलपुर में है तो ये गंगा नदी पे ही बनाया गया है, गंगा नदी पे। और बात कर दिया जाए अब्दुल बारी जो पुल है, अब्दुल बारी जो पुल है ये सोन नदी पे बनाई गई है और कोइलावर क्षेत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। अब्दुल बारी कहाँ, सोन जो है नदी उसी पे बनाया गया है। और रेल और सड़क सह दोनों मार्ग है, रेल और सड़क दोनों मार्ग हो जाएगा। उसी तरह से नेहरू सेतु की अगर बात कर दिए, नेहरू सेतु की, तो यह डेहरी में स्थित है और ये सोन पे बनाया गया है। और यह रेल भी मार्ग हो जाएगा और सड़क भी मार्ग हो जाएगा। उसी तरह से हम बगहा छितौनी की बात करते हैं, बगहा छितौनी की बात करते हैं, ये गंडक नदी पे है। अगर आपको दिल्ली उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए यहीं हम लोग बिहार से मतलब चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नरकटियागंज होते हुए ये आपको यहाँ पे नदी मिलेगा। उसके बाद से ये हो जाएगा आपका, यानी कि रेल से सड़क मार्ग हो जाएगा। तो ये हमारा जो अपोहा तंत्र था, जो नदी तंत्र था, यहाँ से ये सारे के सारे जो प्रमुख जो मतलब इसकी जो विशेषता थी, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थी, मैंने हम लोगों ने इसको पढ़ा। और फिर इसके बाद हम लोग मिट्टी और जो जलप्रपात है, या ये कहें कि बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक आपको आएगा उसको हम लेकर के आपको अच्छे से बता देंगे। चलिए तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।